गरीब भाभी की नंद चली अमीर ससुराल। देखिए जी, हमारी हिमानी अब बड़ी हो गई है, उसके लिए अब हमें लड़का ढूंढना चाहिए। हाँ पूर्वी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं उसका भाई होकर उसके बारे में सोच नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम उसकी भाभी होने का पूरा फर्ज निभाती हो। तुम बहुत अच्छी हो पूर्वी, लेकिन मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? बात यह है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। कैसे करेंगे हिमानी की शादी? ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब हम दोनों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने ठेले लगाने का काम करते रहो, मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पूर्वी भी उस दिन के बाद से काम ढूंढ लेती है। इसी के चलते हिमानी के दोनों भैया भाभी खूब मेहनत करके पैसे जोड़ रहे होते हैं और एक दिन एक पंडित उनके घर पर रिश्ता लेकर आते हैं। देखो, ये लड़के वाले हैं और ये लड़की के भैया भाभी हैं। थोड़े गरीब हैं, बाकी आप आगे की बातें खुद कर लीजिए। मेरा बेटा विदेश पढ़कर आया है, बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आते हैं उसके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि किसी गरीब घर की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाऊं, उसकी जिंदगी बन जाएगी। आपने बहुत अच्छा सोचा। आजकल आप जैसे सोच वाले लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। लेकिन हमारी कुछ मांग भी है, तो उसे पूरा करना भी जरूरी है। मांग? कैसी मांगे? आप हमें बताइए, जो भी आपकी मांगे हैं। पूर्वी के कहने पर सावित्री और सुरेश कहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमें दहेज का सारा सामान मिले और थोड़ा सोना भी मिले। मुझे देखो, मेरा बेटा बाहर विदेश से पढ़कर आया है, तो मैंने बहुत से अरमान सजाए हैं अपने बेटे की शादी के लिए। इसलिए मेहमानों के स्वागत के लिए एक हॉल बुक करा लेना। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग बहुत गरीब हैं, हम ये सारी चीज नहीं दे सकते। पंडित जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कितना गरीब हूं। मैं अपनी बहन की शादी ऐसे लोगों के घर में नहीं कर सकता जिन्हें पहले से ही बहुत डिमांड हो। अरे हाँ हाँ, जाओ, तुम जैसे गरीबों में करेगा ही कौन अपने बेटे की शादी जो इतना भी नहीं कर सकते। तुम चलते फिरते वो लोग हो जो घर में तो रहते हैं, लेकिन घर में एक फूटी कौड़ी नहीं मिल सकती। तभी वहां हिमानी आ जाती है और ये सब सुन लेती है। हिमानी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। आप लोग यहाँ पर आए और आपने नाश्ता किया, आपका काम खत्म हो गया है, आप यहाँ से जा सकते हैं। बस यही बेइज्जती वाली कमी रह गई थी। चलो सावित्री, यहाँ से चलते हैं। सुरेश और सावित्री वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद पूर्वी रोने लगती है। समझ नहीं आ रहा मुझे तो, मैं अपनी ननद की विदाई कैसे करूं, कैसे उनकी शादी एक अच्छे घराने में करूं, जबकि मैं खुद इतनी गरीब हूं। पूर्वी को रोता देख हिमानी उसके पास जाती है और उसे गले से लगाकर कहती है, आपको इस तरह रोने की जरूरत नहीं है भाभी। आपको पता है आपकी नंद की शादी एक बहुत अमीर घराने में होगी, जो आप लोगों से दहेज की मांग भी नहीं करेंगे। आप मुझे बस एक जोड़े में खुशी खुशी विदा कर देना। यह सुनकर पूर्वी और आनंद बहुत खुश होते हैं। कौन है वो लड़का? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप दोनों ने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने कभी आपको बताया ही नहीं। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द राहुल को आपसे मिलवाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद हिमानी राहुल और उसकी मॉम से अपने गरीब भाभी और अपने भैया को मिलवा देती है, जिसके बाद शकुंतला रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है और शादी की डेट भी निकलवा देती है, जिसके बाद दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब भाभी लोगों के घर में काम करके पैसे जोड़ती है और उन पैसों से अपनी नंद के लिए एक प्यारा सा लहंगा खरीद कर लाती है। माना हम बहुत गरीब हैं और धूमधाम से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, लेकिन हिमानी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दुल्हन के जोड़े में अच्छे से यहाँ से विदा हो। अपना लहंगा देखकर हिमानी बहुत खुश होती है। ये लहंगा तो बहुत खूबसूरत है भाभी, आप मेरे लिए बहुत अनमोल हो। आप मेरी कितनी परवाह करती हो। अपनी गरीब नंद की शादी अच्छे से करने के लिए आपने बहुत मेहनत की और ये लहंगा भी बहुत प्यारा है। इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया भाभी। पूर्वी हिमानी की बातें सुनकर उसे गले से लगा लेती है। ऐसे ही शादी की रस्में होने के बाद शादी का दिन भी आ जाता है, जिस दिन हिमानी राहुल से शादी कर लेती है और विदाई होने से पहले वह हल्दी के छापे अपने घर की चौखट पर लगाती है। अपने छाप यहाँ लगा दो हिमानी, ताकि हमें हमेशा तुम्हारी याद आती रहे। और ये खील है, इसे हाथों में भर के चलते हुए पीछे की तरफ फेंकना, ताकि पूरे घर में तुम्हारे जाने के बाद जो बरकत इस घर में आई थी वह ऐसे ही बरकरार रहे। सभी औरतें मिलकर गाना गा रही होती हैं और पूर्वी रोते हुए खीलों को हाथों में भर के पीछे की तरफ फेंकते हुए आगे बढ़ रही होती है। वह अपने घर से निकलकर बाहर आ जाती है। ये गरीब भाभी आज तुम्हें
तुम्हारे अमीर ससुराल के लिए विदा करती है। जाओ नंद जी, वहां खुशी खुशी रहना। पूर्वी और आनंद के गले लगकर हिमानी अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है। अपने अमीर ससुराल में आने के बाद उसका कोई सही से गृह प्रवेश भी नहीं करता। अरे आ जाओ, ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत है? वैसे भी अब इतना टाइम किसके पास है? सुनो हिमानी, हम सभी बहुत थक गए, तो क्या तुम रसोई में जाके थोड़ी चाय बना के ले आओगी? जी माँ जी, अभी लेकर आती हूं मैं आप सभी के लिए चाय बनाकर। हिमानी का जहां अच्छे से स्वागत होना चाहिए था, वहां अमीर ससुराल में आते ही उसे सभी के लिए चाय बनानी पड़ती है। चाय पीने के बाद शकुंतला हिमानी से कहती है, देखो बहू, कल से तो तुम्हें इस घर की सभी जिम्मेदारियों को संभालना ही है, तो क्यों ना आज से ही तुम इस घर को संभालने लगो। देखो, हमारे घर की नौकरानी का एक्सीडेंट हो गया है और इतनी जल्दी कोई नौकरानी मिलेगी नहीं, तब तक तुम ही घर के काम काज कर लो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माँ जी, ये मेरा ही ससुराल है और मैं इस घर की बहू हूं। मैं नहीं करूंगी काम तो फिर कौन करेगा? हिमानी ऐसा कहने के बाद झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। घर में पहले दिन से ही उसे नौकरों की तरह काम करना पड़ता है। इसी के चलते अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसकी वजह से अब हिमानी के आगे रोहित की अय्याशियां भी आ जाती हैं। वह खूब सारी शराब पीकर घर पर आने लगता है। अरे ये क्या, आपने इतनी सारी शराब पी हुई है? आपको जरा भी होश नहीं है? आपको इतनी शराब किसने पिला दी थी? अरे कैसी बातें कर रही हो? मुझे कोई शराब पिलाए इतनी किसी की औकात नहीं। मैंने खुद इतनी शराब पी है। मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी है। लेकिन राहुल, तुमने पीना कब से शुरू कर दिया? मैं तो शुरू से ही पीता हूँ। दारू पर ही तो मैं जीता हूँ। इतनी सी ही तो पी है, कोई पाप तो नहीं किया। हाँ, बस तुमको बताया नहीं मैंने। चलो हटो, अब सामने से हट जाओ, मुझे मेरे कमरे में जाना है। मुझे बहुत नींद आ रही है। राहुल ऐसा कहने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह हिमानी इस बारे में शकुंतला को बताती है। अरे तो क्या हुआ, इकलौता बेटा है मेरा, अब ऐसे शौक नहीं करेगा तो कब करेगा? शकुंतला का जवाब सुनकर हिमानी बहुत हैरान रह जाती है। वह अपने पति राहुल को सुधारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन राहुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसी के चलते ना चाहते हुए भी हिमानी को अपने पति के लिए नशा मुक्ति जेल में कॉल करनी पड़ती है, जिसके बाद नशा मुक्ति के लोग राहुल को ले जाते हैं। माँ जी, आपने मुझे इस घर की नौकरानी तो बना दिया, लेकिन मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ और ये अमीर ससुराल भी मेरा है। इसका मतलब मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। हिमानी अपने पति को नशा मुक्ति केंद्र में भिजवाने के बाद उसकी सारी शराब छुड़वा देती है। जब राहुल सुधर कर वापस आता है तो शकुंतला को भी अपनी गलती का एहसास होता है। माफ करना बहू, मैंने कुछ ज्यादा ही तुम पर ज्यादती की, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अमीरी के घमंड में मैंने राहुल को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया था, लेकिन तुमने उसे सुधार दिया। तुमने बहुत अच्छा किया। शकुंतला माफी के साथ घर की चाबियां हिमानी को दे देती है और उसे अपनी बहू का दर्जा देकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नमस्ते मोना जी, ये लीजिए, मैं सारे ब्लाउज तुरपाई करके ले आई हूँ। ललिता, तुम बहुत ही फिनिशिंग से तुरपाई करती हो, इसीलिए मेरे टेलर शॉप के सारे कस्टमर तुमसे बहुत खुश हैं। उफ, देखो ना, शादी का सीजन भी शुरू हो गया। अब तो लहंगे सीने के ऑर्डर भी खूब आ रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों तक ये ब्लाउज की तुरपाई का काम नहीं, बल्कि मैं तुम्हें लहंगे में मोती गोटे लगाने का काम दूंगी। मोना जी, लहंगे में मोती लगाने का क्या दाम देंगी? वही जो मैं तुम्हें ब्लाउज की तुरपाई के लिए देती हूँ, पर ब्लाउज 10 रुपए। मोना जी, मैं पिछले कितने सालों से आपकी इस टेलर की दुकान के लिए ब्लाउज की तुरपाई कर रही हूँ, तब आप मुझे 2 रुपए देती थी। अब इतने सालों के बाद 10 रुपए एक ब्लाउज की तुरपाई में ही घंटा लग जाता है। आप थोड़े पैसे बढ़ा देती तो। देखो ललिता, मैं कोई फैशन डिजाइनर नहीं हूँ, बुटीक चला रही हूँ, इसीलिए मेरे पास अंधाधुंध कमाई नहीं है। मगर इतने में ही करना है तो कर लो, वरना तो काम के भूखे बतेरे लोग बैठे हैं। बेचारी गरीब ललिता उदास मन से ब्लाउज तुरपाई के 50 रुपए लेकर घर आ जाती है, जहां उसकी 5 ननद अपनी गरीब झोपड़ी के बाहर चौखट पर बैठी थी। अरे आशा, पूनम, गौरी, दिव्या, नीलम, तुम 5 बाहर चौखट पर बैठकर क्या कर रही हो? अपने लंबे बाल के जाल से लड़कों को फंसाने की कोशिश कर रही है तेरी ननद। चंदा,
जुबान संभाल कर बात करो। खुद तो अपनी ननद को संभाल नहीं पा रही है और मुझे जुबान संभालने को बोलती है। ऐसा गलत क्या बोला है मैंने? अरे 5 जवान ननद को घर में बिठा रखा है। अगर इन 5 के माँ बाप जिंदा होते तो कब का इनका घर बस जाता। मगर भाभी कहाँ ननद का भला चाहती है। तेरा बस चले तो अपनी नंद की कमाई खाए। ये सुनकर उस गरीब भाभी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। तभी पूनम उसके आंसू पोंछकर कहती है, बस चंदा चाची बस। आप उम्र में बड़ी हैं इसलिए हम 5 कुछ नहीं कह रही, क्योंकि ये हमारे भाभी के दिए संस्कार हैं। और रही बात हमारी भाभी की, तो माँ के जाने के बाद इन्होंने हमें ननद से बढ़कर पाला है। खुद भूखी रहकर अपना निवाला हम 5 ननद को खिलाया है। इतना तो कोई माँ भी नहीं करती। अब चली जाइए यहाँ से, वरना जिस लंबे बाल के जाल से हम आपकी नजर में लड़के फंसाने का काम करते हैं ना, उसी से आपको भी मजा चखा सकती है। 5 की 5 मर्जानी एकदम तेज तीखी मिर्ची है। भाभी बस करो। हमने आपको कितनी बार कहा है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाया करो, उनका तो काम ही यही है। मगर आशा, चंदा ठीक ही तो कह रही थी। मैं तुम 5 की जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पा रही हूँ। तुम्हारे लिए एक अच्छी भाभी भी नहीं बन सकी। मैं गरीब कैसे करूंगी तुम 5 की शादी। भाभी, शादी विवाह के रिश्ते संजोग से बनते हैं। जहाँ हमारी किस्मत में लिखा होगा हो जाएगी हमारी शादी। भाभी देखिए ना, हम 5 के लंबे बाल कैसे पूरे आंगन में झाड़ू लगा रहे। आज आपको झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। अपनी खट्टी मीठी बातों से वो 5 ललिता को हंसाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक सुबह घर में तो पानी ही नहीं है। गौरी, नीलम, तुम दोनों पानी ले आओ। ठीक है भाभी। चल नीलम। दोनों गरीब ननद गागर लिए पानी के लिए नदी पर आती हैं, जहां गांव की बाकी लड़कियां झुंड बनाए खड़ी थी। अरे देख देख रूपा, आ गई दोनों लंबे बाल लहराते। इनके इतने लंबे बाल कैसे हैं? एक मेरे बाल हैं जो झड़ते जा रहे। इनके लंबे काले बाल देखकर मुझे तो जलन होती, जलन। चलना चलने की बजाय इन्हें छेड़ते हैं। तभी वह उन्हें घेर लेती हैं और उनका मटका भी छीन लेती हैं। शीतल, रूपा, हमारा गागर हमें वापस दो, वरना क्या अपनी इस लंबी डायन छोटी से हम पर वार करोगी? ये लो, जाकर ले लो अपना गागर। शीतल गागर पानी में फेंक देती है। तभी गौरी अपने लंबे बाल बढ़ाकर उसे ले लेती है और पानी लेकर आ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है, जिसके साथ अब ललिता जहां से भी गुजरती लोग बाग उसे उसकी ननद की शादी के लिए ताने दिया करते। जिसके बाद वह अपनी 5 ननद के लिए रिश्ता देखने लगती है। मगर दहेज के चलते हर बार उसकी गरीब नंदों का रिश्ता होते होते रह जाता। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहां से जोड़कर लाऊं मैं रिश्ते वालों की मांग के दहेज की रकम। भगवान, मुझ गरीब भाभी की हीरे जैसी नंदों को क्यों एक दहेज के लिए रिश्ते वाले उन्हें देखकर छोड़कर चले जा रहे हैं। आखिर क्या कमी, क्या खोट है उनमें? इतनी सुंदर हैं, इतने लंबे घने बाल हैं। बस मुझ गरीब की इतनी मदद करो भगवान कि मुझ गरीब के घर से मेरी 5 ननद विदा हो जाएं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और वह गरीब भाभी अपनी 5 नंद की शादी का दहेज जोड़ने के लिए दिन रात आंखें गड़ाकर 10-10 रुपए में ही मोती लगाने का काम करती। मगर वो भी 2 वक्त की रोटी और घर का खर्चा चलाने में ही खत्म हो जाते। इसी बीच गांव के सरपंच के घर शादी होती है और सभी को न्योता मिलता है। अरे ललिता। जी सरपंच जी। हाँ, आप यहाँ मुझ गरीब के घर। ये ले, मेरी बिटिया की शादी का न्योता है। तुम्हें और तुम्हारी 5 नंद को भी आना है। जी अच्छा। भाभी, हम 5 शादी में क्या पहनकर जाएंगे? हमारे पास तो एक जोड़ी कपड़े तक नहीं है। जो भी हैं फटे हैं, जगह जगह से फटे हुए हैं। अरे मेरी प्यारी ननद, तुम 5 चिंता मत करो। तुम्हारी भाभी है ना, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। तभी ललिता को अपनी पुरानी बक्से में रखी कुछ बहुत ही पुरानी साड़ियां दिखती हैं। क्यों ना मैं अपनी इन साड़ी से अपनी नंदों के लिए लहंगा सिल दूं, वो कितना खुश होंगी। बेचारी वह गरीब भाभी अपनी 5 ननद के लिए रात भर जाग कर अपनी एक कोने में रखी पुरानी सी सिलाई मशीन को झाड़ पोंछ कर उसमें तेल डालकर उसे चलाने की कोशिश करती है, जिससे वह थोड़ी बहुत चल जाती है। जिसके बाद रात भर लगाकर लहंगे सिलकर अगले दिन वो उन्हें देती है। ये लो मेरी प्यारी प्यारी लंबे बालों वाली ननद रानियों, तुम्हारी गरीब भाभी की तरफ से तुम 5 के लिए लहंगा। अरे वाह भाभी, ये लहंगे कितने सुंदर हैं। मगर आपने इसे कहां से खरीदा? खरीदा नहीं, बल्कि अपने हाथों से सिला है।
लहंगा देखकर पांचों बहुत खुश होती हैं और उसे पहनकर तैयार होती हैं। उस खूबसूरत लहंगे में और खुले लंबे बालों में वह जैसे किसी अप्सरा जैसी दिख रही थी। भाभी, कैसी लग रही हैं हम? एकदम शहजादी। भगवान करे मेरी पांचों ननद को किसी की भी नजर ना लगे। फिर जैसे ही ललिता अपनी नंद के साथ शादी में पहुंचती है, तभी शीतल और रूपा उन्हें देखकर जल भुन जाती हैं। रूपा देख के पांचों कितनी सुंदर लग रही हैं। अरे इनके नागिन जैसे लहराते लंबे बाल, मेरी जलन और बढ़ रही है। शीतल, अब इनसे जलूंगी नहीं बल्कि आग लगाऊंगी, चल। तभी दोनों सरपंच को भड़काती हैं। सरपंच काका, आपने ना इन पांचों और इसकी गरीब भाभी को शादी में बुलाकर बड़ी भूल की है। देखो कैसे अपने लंबे बाल दिखा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी की शादी कट जाए, वो बेचारी दुल्हन बनकर मंडप में बैठी रह जाए और इस 2 कौड़ी की गरीब भाभी की पांचों ननद लंबे बालों से बाजी मार जाए। भड़कावे में आकर रामनाथ उन्हें शादी से भगाने लगता है। क्यों नहीं गरीब, अपनी 5 नंदों को यहाँ इतना सजा धजाकर इसलिए आई है ना, ताकि मेरी बेटी की शादी कट जाए और इनकी शादी हो जाए। ये सुनकर उन पांचों की आंखें नम हो जाती। तभी पांचों की नजर शादी के मंडप में जाती है, जो कि गिरने वाला होता है। आशा, गौरी, नीलम, दिव्या, वो देखो, वो शादी का मंडप गिरने वाला है। सरपंच जी की बेटी वहीं बैठी, हमें उसे बचाना होगा। पांचों जल्दी से अपने लंबे बाल बढ़ाकर मंडप के गिरते बांस को रोक लेती हैं और लोग दुल्हन को मंडप से निकालते हैं, जिसके बाद रामनाथ अपनी गलतियों पर पछताते हुए माफी मांगता है। ललिता, आशा, गौरी, पूनम, नीलम, दिव्या, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना। न जाने मैंने तुम सबको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं काका, जाने दीजिए। हम गरीबों की जिंदगी में ऐसी गालियां खाना तो हमेशा की बात है। पूनम ने दुख के साथ ये कड़वी सच्चाई रखी, जिसे ना तो कोई नकार सका ना स्वीकार सका। आखिर में पूरा गांव मिलकर ललिता की पांचों ननद के कन्यादान के लिए मदद करते हैं और उस गरीब भाभी की पांचों लंबे बालों वाली ननद की विदाई हो जाती है।